नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं थोड़ा वॉल्यूम कम रखूंगा आज बोलने का, ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा क्योंकि लंच के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं क्लास में, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ, अब जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, वो कैसी है, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ऐसे फैली हुई है, इक्वेटर की तरफ थोड़ी सी ऐसे ऐसे करके चौड़ी है, ठीक है। ओके, तो अब बताइए यहाँ पे क्या ग्रेविटी होगी और यहाँ पे क्या ग्रेविटी होगी। जितनी रेडियस है इधर वाली, इसको बोलेंगे रेडियस एट इक्वेटर, और यहां से सेंटर से जो पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस एट द पोल। सही है, तो बोलो रेडियस एट द पोल कम है ना, ऐसे है ना ये अर्थ, तो बोलो ये कम है ये ज्यादा है। बोलो ग्रेविटी क्या होती है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बोलो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटी कम हो जाएगा, घट जाएगा। बोलो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पे ग्रेविटी कम होगा, तो ग्रेविटी एट इक्वेटर, और यहां पे क्या है, ग्रेविटी एट द पोल। तो क्या हम बोलेंगे, रेडियस एट द इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट द पोल। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटी एट द इक्वेटर इज लेस देन ग्रेविटी एट द पोल। कोई दिक्कत इसमें, कॉमन सेंस हो गई है, ठीक है। अब बोलो जी नॉट का जी एम बाई आर स्क्वायर, ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। बोलो ग्रेविटी एट पोल क्या होगा, पोल वाली रेडियस लग जाएगी जी एम बाय रेडियस एट द पोल, और ग्रेविटी एट इक्वेटर जी एम बाय आर इक्वेटर का स्क्वायर। सही है, क्या आ जाएगा, ग्रेविटी एट पोल ज्यादा आ जाएगा, ग्रेविटी एट इक्वेटर कम आ जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात हो गई है, ये तो बिल्कुल आसान है। आगे चले पक्का, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, ठीक है, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, ऑन ग्रेविटी है, ठीक है। अब देखो भाई, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है तो बोलो एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंटर से अवे की तरफ फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, बोलो सेंट्रीफ्यूगल, एफसी बोल देते हैं, क्या आएगा वो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर एम वी आर, या फिर एम वी स्क्वायर बाय एम वी आर, एम वी ओमेगा, ठीक है, हाँ, या फिर एम वी स्क्वायर बाय आर, आर जो भी आर होता है रेडियस। कोई दिक्कत, सही है ना। और इसमें क्या होता है, प्योर सर्कुलर मोशन होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन वाला रेडिएशन आ गया, ठीक है। देखो v की जगह आर ओमेगा रखते हैं तभी तो आर और ओमेगा 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 स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, ये सुनो। और यहां से और क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, तो v बाय आर हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही आए। ओके, ये फॉर्मूले यूज कब करने हैं हमको, बोलो अगर दो पॉइंट्स का कंपैरिजन है जिनका ओमेगा सेम है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका वेलोसिटी सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सही है, ठीक है। और अगर रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो v और ओमेगा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो अलग अलग पॉइंट्स है अर्थ के ऊपर, ये सब बराबर टाइम में चक्कर काटते हैं, यस और नो। ये तो नहीं है कि सर ये वाला पॉइंट तो 12 घंटे में चक्कर पूरा कर लेता है, ये वाला 24 घंटे में करता है, ये वाला 18 घंटे में, ऐसा कुछ नहीं है। सब क्या करते हैं, बराबर टाइम में बराबर रोटेशन करते हैं, है ना, एंगल कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, सेम एंगल, यस और नो। इनका क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम, यानी कि इन सभी पॉइंट्स का क्या है, ओमेगा इज द सेम, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, सही है। इनका रेडियस अलग अलग है, बोलो भाई। देखो ये जो पार्टिकल अर्थ ऐसे घूम रही है, तो बोलो ये जो पार्टिकल है ये किसी ऐसी रेडियस में घूम रहा होगा, ऐसी रेडियस में तो घूम रहा है। ये जो पॉइंट है ये ऐसे वाले सर्कल पे घूम रहा होगा तो इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, इसकी कुछ अलग होगी, ये तो ना। बोलो भाई अर्थ घूम रही है ना, तो इमेजिन करो एक बॉल है, ठीक है, बॉल का एक पॉइंट इमेजिन करो, वो बॉल ऐसे घूम रही है तो वो पॉइंट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, कौन सा, ये वाला, ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये इस सर्कल में घूम रहा है, और इस सर्कल की जो रेडियस है इसको हमने थोड़ी देर के लिए स्मॉल r बोला है। कोई दिक्कत,
ठीक है, इस पॉइंट को सेंटर से जोड़ दीजिए, सेंटर ऑफ द अर्थ से। अब इसने जो ये वाला एंगल है, जो रेडियस वाला जो था ना, तो इक्वेटर वाला जो रेडियस था, इसके साथ कितना एंगल बनाया है? लैम्डा एंगल बनाया है। ठीक है, दिस एंगल इज द लैम्डा एंगल। ओके ओके, ठीक है भाई। अब मुझे बताओ ये क्या है? दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ है ना ये भाई, सेंटर से किसी भी पॉइंट को जोड़ दो, वो रेडियस ऑफ द अर्थ होगा। ओके, ये जो सर्कल का रेडियस है, बोलो, ये जो इस सर्कल जिसमें ये पार्टिकल घूम रहा है, इसका रेडियस कैसे निकालेंगे? मैं कहता हूं दिस इज आर ई, रेडियस ऑफ द अर्थ। बोलो, ये एंगल लैम्डा है, तो बोलो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये एंगल लैम्डा तो ये एंगल भी लैम्डा। बोलो ये आर, तो ये कितना? आर कॉस थीटा, थीटा की जगह लैम्डा आ गया। सही है, तो यानी कि इसकी जो रेडियस थी ये हमको पता चल गई। ओमेगा जो है अर्थ का, दैट इज ओमेगा। सही है। मान लीजिए यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, ठीक है। अब बताइए, ये जो पार्टिकल है ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, एक पार्टिकल m मास का सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी है, r उसका रेडियस है, क्या लगता है उस पे फोर्स बाहर की तरफ? m ओमेगा स्क्वायर r। सही है, तो बोलो ये है ये सर्कल, सर्कल के सेंटर से अवे एक फोर्स लगता है, क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर r। वैल्यू पुट कर दो क्या स्मॉल r की, r cos लैम्डा, क्या आ जाएगा? m ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल। ठीक है भैया। अच्छा मुझे ये बताओ, यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो देखो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस और नो? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, दिस इज Gm1m2 by r स्क्वायर। ठीक है, मुझे बताओ ये इधर फोर्स लग रहा है, ये कितना है? m ओमेगा स्क्वायर r। इधर कितना कंपोनेंट आएगा इसका? सही है, और ये स्मॉल r का वैल्यू क्या है? r cos लैम्डा। तो यहां क्या होने वाला? बोलो इधर वाला जो फोर्स आएगा ये क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा इनटू cos लैम्डा, यानी कि cos स्क्वायर लैम्डा। दो बार आ गया ना cos लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं जाके इस पार्टिकल के ऊपर बैठ गया। ठीक है, कोई बड़ा सा पत्थर का तो बैठा हूं ऐसे। ठीक है, बोलो क्या मेरे रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल रेस्ट पे है? मेरे रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल रेस्ट पे है, जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? जीरो। भाई रेस्ट पे दिख रहा है मुझे पार्टिकल, ना उधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, यहीं पे रुका हुआ है, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है, मतलब इधर वाली फोर्स इक्वल टू इधर वाली फोर्स, इधर वाली फोर्स इक्वल टू इधर वाली फोर्स, यानी कि इस पार्टिकल पे इधर वाली फोर्स इज इक्वल टू इधर वाली फोर्स। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला? नेट फोर्स क्या होगा? दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स बोल दो, वैसे भी जीरो है तो क्या करेंगे हम? बोलो जी एम एम बाय आर ई स्क्वायर। जी पहला मास अर्थ, दूसरा मास ये खुद ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय डिस्टेंस, इसका और इसका कितना है? रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। सही है, ओके। माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, स्मॉल r cos लैम्डा, और कैपिटल R होगा तो cos स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, बोलो ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स को क्या लिखते हैं हमेशा? बोलो जैसे जीरो है लेकिन मास इनटू ग्रेविटी के बराबर लिखेंगे, वो क्या हो जाएगा? m इंटू जी इफेक्टिव। तो ये जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या आने वाला है? दिख रहा है आपको? m m m कट गया, g इफेक्टिव इज इक्वल टू, बोलो जी एम बाय आर ई स्क्वायर, ये तो ओरिजिनल ग्रेविटी है, माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos लैम्डा, या फिर कैपिटल R cos स्क्वायर लैम्डा, दोनों आंसर है। यानी कि जो अर्थ का रोटेशन है उसकी वजह से जो ग्रेविटी होती है वो ओरिजिनल से थोड़ी सी कम हो जाती है। अब आपको खेल समझना है। क्या बोला मैंने? जी इफेक्टिव का फॉर्मूला बोलो, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू ओरिजिनल ग्रेविटी माइनस
ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर। सही है। जैसे जैसे ये चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट है, अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज हो नहीं रहा। रेडियस ऑफ द अर्थ ये भी कांस्टेंट है, यानी कि जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे ओवरऑल ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। लैम्डा बढ़ रहा है तो ग्रेविटी, इफेक्टिव ग्रेविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे इक्वेटर पे ये लैम्डा कितना है? 0। और पोल पे ये लैम्डा कितना है? 90 डिग्री हो जाएगा। तो बोलो इक्वेटर पे लैम्डा 0 हो गया। लैम्डा 0 तो कॉस स्क्वायर लैम्डा 1, तो जी नॉट में से ओमेगा स्क्वायर आर माइनस हो गया। बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नेगेटिव घट गई, तो ओवरऑल ये क्या हो गया? छोटी क्वांटिटी हो गई। अब इमेजिन करिए पोल की बात करता हूं मैं, पोल के पास बोलो ये लैम्डा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बोलो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या जाएगी? जी नॉट के बराबर। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा ग्रेविटी कहां होती है? पोल पे ज्यादा होती है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है उसकी वजह, रोटेशन जो है उसकी वजह से भी, और जो शेप है उसकी वजह से, दोनों वजह से पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटर पे ग्रेविटी। तो बताओ गोल्ड कहां खरीदना चाहिए और कहां बेचना चाहिए? सही। ठीक है, स्मगलिंग नहीं सिखा रहा हूं, स्मगलर बना के छोड़ेंगे हम, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब आप समझ गए बात क्या बोल रहे हैं, है ना? बहुत बहुत ही कम फर्क पड़ता है। तो यूं मत सोचना कि हम यूं कर लेंगे 10 ग्राम गोल्ड लेके यहां से वहां जाओ और इतना महंगा बेच देंगे, ऐसे कमा लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, क्योंकि गोल्ड अगर बहुत ज्यादा भी खरीदोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना हो जाएगा कि गोल्ड में प्रॉफिट नहीं होगा, इतना ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ बस ये लिखा हुआ है, ये आर ही था, ये लैम्डा था, ये आर कितना हो जाएगा? आर कॉस लैम्डा। बोलो कितना आ जाएगा? जी इफेक्टिव जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा, है ना? मैंने बोला था आर कॉस लैम्डा, स्मॉल आर कॉस लैम्डा बोल दो या कैपिटल आर कॉस स्क्वायर लैम्डा बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, पोल्स पे लैम्डा 90 डिग्री है तो जी इफेक्टिव जी नॉट के बराबर होगा, और इक्वेटर पे लैम्डा 0 होगा तो जी इफेक्टिव इक्वल टू जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई होगा। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है बात? ठीक है, हाँ लिख लिया है ये। और अच्छा ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, 2 बार पेज है। ओके, नया कंसेप्ट असल में तो पुराना ही है। मुझे बताओ 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। पहले का चार्ज है Q1, दूसरे का चार्ज है Q2। अब पहले ये यहां रखे नहीं थे, मैं लेके आया हूं इनको। कहां से लाया हूं? इंफिनिटी से लाया हूं कहीं से। ठीक है, तो बोलो पोटेंशियल का डेफिनेशन और वो चीजें हम कर रहे थे, याद है आपको? क्या करते थे हम? इंफिनिटी से एक पार्टिकल को लेके आते थे, यहां रख देते थे, कुछ वर्क करते थे, है ना? और वो वर्क कहां चला जाता था? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता, है ना? क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो देखो Q1 और Q2 दोनों के बीच में कुछ आर डिस्टेंस, ये सिस्टम मुझे क्रिएट करना है। यहां पे पहले कुछ नहीं है, ठीक है? मैंने क्या किया? मैं इंफिनिटी पे था, मैंने एक Q1 चार्ज उठाया वहां से, ठीक है, और मैं लेके आने लग गया, ला रहा हूं ला रहा हूं ला रहा हूं। क्या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा? कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई अपोज करने वाला ही नहीं है। मैंने बस थोड़ा सा उसको धक्का मारा था Q1 चार्ज को, और वो चलते 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 और वो यहां तक पहुंच गया। क्योंकि कोई अपोज नहीं कर रहा था, मुझे लगातार फोर्स नहीं लगानी, बस एक बार थोड़ा सा धक्का मारना और चल पड़ा, हूं यहां पे ले आए, उसको रोक दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा धक्का लगाया, नेट फोर्स 0 हो गई, है ना? मतलब नेट वर्क डन क्या हो गया? 0। Q1 चार्ज में यहां ले आया हूं और अब तक मैंने कितना वर्क किया है? 0 वर्क किया है। फिर मैं वापस इंफिनिटी पे गया, है ना? यहां पे मैंने क्या किया? एक Q2 चार्ज उठाया, अब मैं उसको फिक्स करके आया हूं वहां पे, ठीक है? अब मैं उसको लेके आ रहा हूं, Q2 चार्ज को लेके आ रहा हूं, ठीक है? जैसे ही मैं उसकी रेंज में आऊंगा, है ना, क्या होगा? वो फोर्स लगाने लगेगा, ठीक है? फोर्स लगाया उसने, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो चार्ज को आगे लेके जाना है।
मैं और फोर्स लगा रहा हूँ, और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, और ज्यादा फोर्स लगा रहा हूँ, जितना उसके नजदीक जा रहा हूँ वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, मुझे भी क्या करना पड़ रहा है, और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और ज्यादा फोर्स लगा दी, 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 और बस यहां पहुंच गए। ठीक है भाई, अब की बार तो मेरे को काम करना पड़ा, पिछली बार तो बहुत ही आसानी से काम हो गया था, लेकिन अब की बार मुझे क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ा। वर्क किया मतलब मैंने एनर्जी खर्च की, मैंने जो एनर्जी खर्च की वो डिस्ट्रॉय हो गई ना, नहीं हुई? क्यों, कहां चली गई वो? इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में क्रिएट मतलब कन्वर्ट हो गई है ना, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को हम समझे कैसे? दरअसल ये तो पहले से रखे हुए थे, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, आप लेके आप लेके आए, हमें कैसे पता कि इस सिस्टम में एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है? भाई मैंने इसको फिक्स कर दिया था, इसको भी यहां पे लाके फिक्स कर दिया। अब मान लो मैंने इनको फिक्स नहीं किया, दो चार्जेस हैं एक दूसरे के पास रखे, उनको मैंने ऐसे ऐसे रख के और छोड़ दिया, दे आर फ्री टू मूव इन स्पेस, तो क्या होगा, वो एक दूसरे के से दूर चले जाएंगे, है ना? और जैसे ही ये पार्टिकल इधर जा रहा है, वो पार्टिकल उधर जा रहा है, क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ गई है सिस्टम के पास, है ना? क्या आ गया है सिस्टम के पास, काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी कहां से आई? असल में यस, इस सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी थी जिसकी वजह से वो काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है बात, है ना? और पोटेंशियल एनर्जी है मतलब इट कैन डू सम वर्क, है ना? क्लियर है बात, ओके ठीक है। अब इस सिस्टम के लिए मुझे आप ये बताइए कि इस सिस्टम जो दो चार्जेस से बना हुआ है, Q1 Q2 दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, बोलो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है? K Q1 Q2 बाय R। याद आ गया? बिल्कुल सिंपल है, R स्क्वायर नहीं है, R आएगा, फोर्स में आता है R स्क्वायर, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा सिर्फ R आता है, ठीक है? ओके, अब मैं कहता हूं दो मासेस हैं, एक M1 मास है और एक M2 मास है, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, बोलो क्या इस सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है? यस, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, बोलो भाई ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को, तो बोलो अगर मैं इन दोनों को छोड़ दूं क्या होगा, ये अट्रैक्ट होकर एक दूसरे की तरफ आ जाएंगे, इसके पास टकराने से जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी होगी, वो कहां से आई? इस सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसी से इस सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आई, मतलब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास एनर्जी। अब वो एनर्जी कितनी थी, बोलो, फॉर्मूला सिमिलर लगेगा, क्या होगा, माइनस जी M1 M2 बाय, समझ नहीं आई बात, सही है? What is the potential energy of two mass system separated by some distance r? सही है। ऐसे ही what is the potential energy of a two charge system separated by some distance r? सही, बिल्कुल सिंपल है। नवदीप का ध्यान कहीं और चला गया ना, पक्का, प्रॉमिस, ओके। अब मुझे ये बताओ, हमने इस बात को एक नई तरीके से भी समझा था, है ना, पोटेंशियल के टर्म्स में, कि सर ये Q1 चार्ज यहां पे रखा हुआ है, ये Q2 चार्ज हम इंफिनिटी से यहां तक लेके आए हैं, जिस चार्ज को लेके आए हैं उस चार्ज को इस पॉइंट के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दो, इस सिस्टम की एनर्जी आ जाएगी, ऐसा ना? तो बोलो इस Q1 चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पर कितना पोटेंशियल था? K Q1 बाय R पोटेंशियल था ना, इस पॉइंट के पोटेंशियल से इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, सही है? जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जो चार्ज लेके आए हैं इनटू जिस पॉइंट पे लेके आए हैं उसका पोटेंशियल। यहां पे पोटेंशियल किसकी वजह से था? Q1 की वजह से, तो उसको बोल देंगे V1, सही है? उल्टा भी बोल सकते हैं कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि Q1 चार्ज फिक्स था और Q2 को ही लेके आए, उल्टा भी तो कर सकते हैं, Q2 रखा हुआ Q1 को लेके आए तो उस वाले इंफिनिटी से, तब भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आनी चाहिए, यहां सही बात है। बोलो U को क्या लिख सकता हूं मैं, आपकी बात Q1 चार्ज को लेके आया, तो जिस चार्ज को लेके आया इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल, बोलो Q2 से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल K Q2 बाय R, आया ना सेम? तो दोनों ही केसेस में पोटेंशियल एनर्जी सेम,
कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल सिंपल है। ओके, तो बोलो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम क्या होता है? K Q1 Q2 by R और Q2 into V1 या फिर Q1 into V2, ऐसे करके कर सकते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मास सिस्टम इज माइनस Gm1 M2 by R माइनस M2 V1 या फिर माइनस M1 V2। सही है, कोई दिक्कत? यहां पे बताइए आपने क्या किया था? चार्ज को मल्टीप्लाई किया पोटेंशियल से। यहां इसमें ग्रेविटेशन में क्या करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मास को मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। सही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल याद आ गया आपको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, उसको कन्वर्ट करके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ गया था। K की जगह माइनस G, Q की जगह M। सही है, याद आ गया था बिल्कुल। बोलो कौन सा मास है ये जिस मास को लेके आए, जिस पॉइंट पे लेके आए हैं उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बिल्कुल सिंपल है ना बात, मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, चलें आगे। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? दोबारा बताना है, आ गया? ओके, all right, a tunnel is dug through a planet as shown। एक प्लेनेट है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर से एक मैंने टनल खोद दिया आर पार। ठीक है, as shown a particle of mass m is released, find speed of particle when it reaches the center of the planet। तो ये जो पार्टिकल है m मास का, ये सरफेस से, जैसे इमेजिन करो यहां से हम खोदते हैं और वो कहीं जाके साउथ अमेरिका में निकलेगा लगभग, ठीक है ना? तो साउथ अमेरिका में निकलेगा, यहां से टनल है, मैं यहां से ड्रॉप करूंगा। बोलो अभी इस पॉइंट से ड्रॉप कर रहा हूं मैं टनल के अंदर, बोलो फोर्स कहां लग रही है? इस पे नीचे लग रही है, मतलब ये मोस्ट डेफिनेटली टनल के अंदर जाएगा। सही है, तो बोलो अगर इस पार्टिकल को यहां से छोड़ूंगा तो कहां जाएगा ये? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या यहां जाके रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। मान लिया कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, मान लिया यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो ये एकदम से रुकेगा नहीं ना, तो ये क्या करेगी? इधर तरफ आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ द प्लेनेट। जब ये पार्टिकल सेंटर पे पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी ये निकालना है। मैं कहता हूं इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम अज्यूम कर लो। क्या कोई बाहर से छेड़ने वाला है इसको? क्या कोई फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, फ्लूइड वाल को डिस्कस करने का कुछ है क्या? बाहर से कोई फोर्स नहीं है, मतलब इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, कंजर्व रहेगी। मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू, बस इतना सही समझना है आपने, ठीक है? तो बोलो, है ना, वर्क सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन बोल दो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दो, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्पेशल केस ही तो होता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम बोल देंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, या फिर क्या बोल देंगे कि नो एक्सटर्नल फोर्स, नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव याद है कुछ आपको? ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम एक रिवीजन क्लास करेंगे जब वहां पे वर्क एनर्जी पावर चलेगा तो आपको अटेंड करना, ठीक है? ठीक है, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम याद दिला दूंगा। फिर भी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? यही कहती है कि जितने भी फोर्सेस हैं दुनिया में, भाई वो ग्रेविटेशनल है, कोई एक्सटर्नल एजेंट है, ठीक है, कुछ भी है, किसी भी टाइप की फोर्स हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लें? काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर देंगे और वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, अब हमने बोला कि जितनी भी तरह की फोर्सेस थी, मैं कहता हूं बाहर से कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स है नहीं जो एनर्जी का लॉस करवा सके, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ठीक है? तो हमने क्या लिखा? इनिशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन इसको मान लिया है हमने, सही है? बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, सही है? ये चीज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले?
बोलो दिस इज ए मास, दिस इज अनदर मास, दोनों मासेस के बीच में कितना डिस्टेंस? दो मास जिनके बीच का डिस्टेंस r है उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? g माइनस जी m1 m2 बाय r, यही तो होती है। तो बोलो यहां पे जब ये है तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? माइनस जी। सही है, कहां गए? लिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, लिखा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं। बोलो क्या लिखेंगे? ui की जगह क्या आ जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 m कैपिटल M स्मॉल m बाय रेडियस ऑफ r इज इक्वल टू, बोलो जब ये पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो बोलो इस पार्टिकल, सॉरी ये जो मास है इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है और ये मास भी यहां आ गया है, तो बोलो यहां का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? दोनों मासेस के बीच का गैप जीरो और ये गैप जीरो है, तो बोलो व्हाट इज द एनर्जी? जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है ना, ऐसा बोल सकते हैं। तो बोलो क्या आ जाएगा? फाइनल पोटेंशियल इज आल्सो जीरो। बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, v का वैल्यू निकालनी है। सही है, आगे की सारी चीज छोड़ दो। समझ में आया? रूट gm बाय r आ जाएगा, दैट इज द आंसर। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पे देखते हैं। नहीं एक गलती कर दी भाई हमने। U पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जीरो कैसे आएगी? जीरो थोड़ी होगी सेंटर में, जीरो नहीं होगी, फाइनल अलग होगी। देखो हाँ, बोलो यहां पे अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बोलो चार्ज इनटू पोटेंशियल और यहाँ पे मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सही है, तो बोलो यहां पे ये मास यहां पहुंच जाएगा स्मॉल m, तो मास m इनटू इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? एक सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे कितना होता था? 3/2 gm बाय r। आ गया याद है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3/2 gm बाय r इंटू स्मॉल m। सही है, ठीक है। तब आएगा क्या आएगा? बोलो माइनस 3/2 gm बाय कैपिटल R। दिस इज द फाइनल पोटेंशियल UF। कर लोगे? फिर उसको उधर लेके आओ, ये आएगा और V का वैल्यू आ जाएगा √gm। अभी समझ में आया? हाँ, ये गलती कर दी हमने, सेंटर पे कैसे जीरो नहीं होगा। ठीक है, ओके। अभी चलो, अब एक बस पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। इसने बोला इन प्रीवियस क्वेश्चन द मास इज रिलीज फ्रॉम पॉइंट P। कहां से रिलीज किया भाई? P पॉइंट से रिलीज किया है। यहां से रिलीज किया था ना पहले, तो सरफेस से। अब किसी r डिस्टेंस से रिलीज किया है, जो r क्या है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट के ही बराबर है। यहां से रिलीज किया है। बोलो ओवरऑल फोर्स कहां लग रही है? सेंटर की तरफ, तो यहां से जाएगा। यस और नो? ठीक है। फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस द सेंटर। बोलो क्या कोई बाहर से फोर्स है एनर्जी लॉस करवाने वाला है? नहीं है, तो यानी कि इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? यहाँ पे बोलो इसके बाहर है ना, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? k q बाय डिस्टेंस, यानी कि माइनस जी एम बाय डिस्टेंस, वो क्या है? 2r। सही है, और यहां से रिलीज किया गया है, तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी है जीरो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है? जीरो। सही है, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है, ओके। फाइन इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल माइनस जी एम बाय 2r इंटू स्मॉल एम, पोटेंशियल इंटू दिस इज इक्वल टू, बोलो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमने बोला कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v हो गई होगी, वेलोसिटी v है, तो बोलो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। बोलो फाइनल काइनेटिक हो गई हाफ mv स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल बोलो इस पॉइंट का पोटेंशियल 3/2 k q बाय r होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3/2 gm बाय r, और माइनस का साइन तो फ्री में लगता है। सही है, ओके। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? यहाँ पे जो मास आया है स्मॉल m से, तो बोलो ये क्या बन जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। सही है, कोई दिक्कत? यहां से सॉल्व करके v निकाल लेंगे, v का वैल्यू आ जाएगा √2 gm बाय, बिल्कुल सिंपल।
ओके, अब और देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आया ना? इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नीट में। अगर मुश्किल वाला क्वेश्चन होगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि यहाँ से रिलीज किया, सेंटर पे वेलोसिटी बताओ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होगा। जैसे वो अभी जो इस साल जो नीट का पेपर आया था, है ना, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। इवन जैसे वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले जो है, वो क्या करते हैं कि चलो पेपर आ गया, चलो अब हम इसको लाइव क्लास में सॉल्व करके दिखाएंगे। वो 4-5 घंटे लग गए उनको, पीडब्ल्यू वाली टीम को। 5 घंटे में सिर्फ फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व हुआ उनसे, ठीक है। और जैसे बायो का पेपर सॉल्व करने लगे, 3-3.5 घंटे में बायो का पेपर सॉल्व हुआ उनसे। 4-5 फैकल्टी से मिलकर उसमें 2-3 आंसर गलत बता दिया उन्होंने, कहा कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक है। आकाश वाले ने भी एक आधा, मेरे ख्याल एक क्वेश्चन में तो मिस्टेक मैंने देखी थी, तो हो जाता है। लेकिन जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होंगे ना, वो इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमेशा क्या होता है कि टॉपर के 720 आते हैं, अब की बार कितना है, 686 पे टॉपर है, ऑल इंडिया रैंक 1। क्यों? क्योंकि 7-8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो भैया होंगे ही नहीं, और अब से पेपर ऐसा ही आने वाला है। ओके, पेपर मतलब देख के बच्चे इतना घबरा गए कि कोटा वाले सेंटर के बाहर बच्चे बेहोश भी हो गए थे। रो रो के आए, इतना मुश्किल पेपर आ गया, आए अब हमारे नंबर कम आएंगे, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, वो बच्चे बेहोश, दुख में हो जाता है ना कई बार। अगर आपको नहीं होना है, सबके लिए आएगा, मुश्किल आएगा। सब पढ़ के जाओ बढ़िया। फाइंड वेलोसिटी टू बी गिवन टू मास m so that it reaches a height equal to radius of the point, radius of the earth, भाई radius of the point थोड़ी होता है, point की क्या radius, radius of the earth, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, this is a planet mass m radius r। इसके सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m मास का। अब देखो, जैसे मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, कोई 5 फुट तक जा रहा है, और तेज फेंकूंगा 20 फुट तक चला जाएगा, और ज्यादा फेंकूंगा 100 फुट तक चला जाएगा। लेकिन इतना तेज फेंकना है कि वो कहां चला जाए, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर हाइट तक चला जाए, बस 6400 किलोमीटर ऊपर चला जाए। तो कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा, बोलो। यहां से फेंका जा रहा है, क्या अभी भी इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से छेड़ने वाला है? क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करनी है? क्या विस्कस फोर्स लग रही है? कुछ भी लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ नहीं है ना। मतलब एनर्जी लॉस करवाने वाला कोई नहीं है। मतलब इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, है ना। तो बोलो क्या करेंगे, यहां से हमने माना कि इसको हमने कुछ v वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। तो बोलो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो बोलो यहां पे जाके रुक जाना चाहिए, भाई इतनी हाइट तक पहुंचाना है, मतलब वहां जाके रुक जाएगा। तो बोलो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0। ओके, बोलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, मास इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मास कितना है इसका, स्मॉल m। यहां का पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस पे पोटेंशियल होता है k q डिवाइड बाय रेडियस। यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस जी एम बाय रेडियस, सही है। तो बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी एम बाय आर, और वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है ना। ओके, ठीक है। यहां पे बताइए कि पोटेंशियल क्या होगा, बोलो डिस्टेंस टू आर। तो जिस मास को यहां पहुंचाया उसका मास इनटू यहां का पोटेंशियल। बोलो एक क्यू चार्ज का स्फीयर है, उससे 2r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता, के क्यू बाय डिस्टेंस, सही है। अब क्या हो जाएगा, के और क्यू की जगह माइनस जी एम, सही है। ओके, अब बताओ इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल कर दे। बोलो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। तो बोलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक, यहां जाके रुक गया था, फाइनल काइनेटिक 0, और फाइनल पोटेंशियल माइनस जी एम एम बाई 2r, सही है। अपने को क्या चाहिए, v चाहिए,
एम कट जाएगा, इसको उठा के इधर लेके जाओ, सॉल्व करो, v²/2 का वैल्यू ये आता है और v इज इक्वल टू √gm/r। सिंपल है, बिल्कुल सही है। ओके, अब क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको। अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, ठीक है। क्या हुआ है, यहां पे कुछ एक खड्डा खोद के यहां पे पार्टिकल रखा और अब यहां से उसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड REACHED, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द मास इफ इनिशियल वेलोसिटी इज √2gm/r। अब की बार इनिशियल वेलोसिटी दे दी कि इतनी वेलोसिटी से गया है, तो बोलो कितनी हाइट तक जाएगा। हमने बोला कि लेट से h हाइट तक जाता है, सही है। ओके, अब मुझे बताओ क्या करेंगे, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल वेलोसिटी बोलो √2gm/r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2gm/r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो, यहां के स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m इंटू इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस gm, सही है, बाय r³ re माइनस t करके आएगा, सही है, इज इक्वल टू बोलो h हाइट, यहां पे मैक्सिमम हाइट है, मतलब पार्टिकल क्या है, वेलोसिटी हो गई उसकी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये 0 हो जाएगा, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलो h डिस्टेंस है सरफेस से, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस h, बोलो m पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r प्लस h माइनस gm/r प्लस h, सही है। सॉल्व करके h निकालना है, एक ही इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन क्या अननोन है, h अननोन, सही है, बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे, मिस्टेक कर रखी है, हाँ ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है, कर लोगे। h इज इक्वल टू 5r/, सही है। एस्केप वेलोसिटी, अब ये नया कंसेप्ट है, एस्केप मतलब बच के निकल जाना, सही है। तो एक पार्टिकल को इतना वेलोसिटी दे दो कि वो बच के निकल जाए, किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बच के निकल जाए, है ना, जैसे चलो छोड़ो, कुछ इररिलेवेंट चीज। Escape velocity, it is the minimum velocity required by a particle to escape the gravitational field of a planet। बोलो इस पार्टिकल का, तो इस प्लेनेट का क्या है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, और उस फील्ड में ये क्या करता है, हर एक पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आ जाओ तुम भी आओ मेरे पास, तुम भी आओ, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी पार्टिकल को इतना वेलोसिटी दे दूं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया वो, तो कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। हमने अभी क्वेश्चन क्या किए कि भैया r हाइट तक चला जाए, इतनी हाइट तक चला जाए, इतनी हाइट तक चला जाए, कितनी वेलोसिटी दी जाए, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, जब पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की, 0, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया ना, r हो गया इंफिनिटी, तो gmm/r, r इंफिनिटी, तो वो टर्म क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं, बोलो यहां पे एनर्जी, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी का लॉस करवाने वाला नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बोलो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब मुझे बताओ, जब वो पार्टिकल इंफिनिटी पे पहुंचे, इंफिनिटी पे जब पहुंच जाए, तब उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, भले ही 0 हो जाए, भाई वहां जाके पार्टिकल इंफिनिटी पे चला गया, मतलब फील्ड से बाहर चला गया, वहां जाके वो भले ही रुक जाए, तो वहां पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल, सही है। ओके, मैं कहता हूं यहां पे उसको वीई वेलोसिटी हम दे देते हैं, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, वेलोसिटी एस्केप, सही है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mve² प्लस इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, बोलो इस पॉइंट पे
किसी भी चार्ज पार्टिकल के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाय रेडियस, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस जी एम बाय पोटेंशियल, इसको इस मास से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। ये क्या आ जाएगी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ गया माइनस जी एम एम बाय आर इक्वल टू 0, इसको उठा के इधर लेके जाओ, कितना आ गया m से m कट जाएगा, 2 को इधर लेके जाओ 2 जी एम बाय आर, v स्क्वायर हो गया 2 जी एम बाय आर, v का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 जी एम बाय आर। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, इसको एक तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल ऑन ए प्लेनेट जिसका मास m है, रेडियस r है, क्या होता है अंडर रूट 2g मास ऑफ द प्लेनेट बाय रेडियस ऑफ द प्लेनेट। जैसे जैसे मास बढ़ेगा वेलोसिटी ऑफ एस्केप भी बढ़ेगा, r घटेगा तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप बढ़ेगा, सही है। डायरेक्ट रिलेशन है या स्क्वायर रूट वाला रिलेशन है, स्क्वायर रूट वाला रिलेशन है ना, कि मास अगर 4 गुना हो गया तो एस्केप वेलोसिटी 2 गुना बढ़ेगी, रेडियस अगर 4 गुना बढ़ गया तो एस्केप वेलोसिटी आधी हो जाएगी, सही है, सिंपल। अच्छा, अब देखो इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोलो, ऐसा लिख सकते हैं, ये क्या है ग्रेविटी, gm बाय आर स्क्वायर क्या होता है ग्रेविटी होती है ना, तो 2 g नॉट r, तो 2 ओरिजिनल ग्रेविटी इनटू रेडियस ऑफ द प्लेनेट, आ गया आंसर, सही है। अच्छा, तो अब बताओ इसकी बजाय ये वाला फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बोलो अंडर रूट 2 जी नॉट मतलब 9.81 और रेडियस ऑफ द 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को फिर से मीटर में कर दो, 6400 गुना 10 की पावर 3 मीटर, सॉल्व करोगे मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किलोमीटर में जाओ किलोमीटर में भी आ जाएगा, उसको 10 की पावर 3 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट को मैंने वेलोसिटी दे दी कितनी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर नहीं है, या किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर अगर जा रहा है तो क्या है एस्केप वेलोसिटी हो गई उसकी, अब वो अर्थ के फील्ड से बाहर निकल जाए, अर्थ में नहीं होगा, ठीक है। ए पार्टिकल इज गिवन, क्वेश्चन नया है अब और नया क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन है, पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी 2v नॉट एट सरफेस, एक पार्टिकल है उसको एस्केप वेलोसिटी का डबल वेलोसिटी दे दिया, कितना एस्केप वेलोसिटी का डबल, तो जब वो इंफिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो थोड़ी होगी, जीरो से ज्यादा होगी ना, कितनी वेलोसिटी होगी ये बताना। फिर वही बात इनिशियल इक्वल टू फाइनल, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक हाफ m, वेलोसिटी कितनी है 2, वेलोसिटी ऑफ एस्केप का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल बोलो सरफेस पे है ना, तो gmm बाय r, तो माइनस gmm बाय r हो जाएगा, इज इक्वल टू इंफिनिटी पे चला गया तो पोटेंशियल हो गया 0 और इंफिनिटी पे वेलोसिटी है v, ऐसा हमने मान लिया, तो हाफ m स्क्वायर वहां की वेलोसिटी हो जाएगी। बोलो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू क्या रखोगे अंडर रूट 2 gm बाय r का होल स्क्वायर बन जाएगा, mm कट जाएगा, कुछ और काट कूट के v का वैल्यू आ जाएगा, सही है, मुश्किल तो नहीं है जतिन, सब क्लियर है, ये आ जाएगा आंसर आपका, आंसर ऐसे ऐसे, ठीक है। अब आपको थोड़ा और क्रिएटिव क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है मेरे को ना पार्टिकल एस्केप करवाना है, मतलब अर्थ के फील्ड से बाहर भेजना है, लेकिन मैं अर्थ पे नहीं बैठा, मतलब सरफेस पे नहीं बैठा, मैं कहूं मैं तो एक खड्डा खोद के बैठा हूं, इस खड्डे के अंदर से मुझे एस्केप करवाना है, सही है। अब भी कंसेप्ट क्या है इनिशियल इक्वल टू यहां की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, यहां का पोटेंशियल मास इनटू यहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी मास इनटू यहां का पोटेंशियल, फिर वो इंफिनिटी पे चला जाना चाहिए अभी तो ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर होगा, बोलो वहां का वेलोसिटी 0 और वहां का पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल 0 हो जाए इंफिनिटी पे जाके बनेगी, कर लेना, ठीक है। 11 gm by 4r ये आंसर है, सही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट,
व्हाट टाइम इज इट? क्या मुझे कोई टाइम? 12, ओके 12:34। ये कंसेप्ट बता देता हूं, ठीक है, फिर लंच करते। ओके, तो ये अर्थ है। ओके, इस अर्थ से कुछ आर डिस्टेंस पे, सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट कौन क्या होती है? सबसे पहले सैटेलाइट वो होती है जो प्लेनेट के चक्कर काटती है। जैसे मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ, है नेचुरल सैटेलाइट है वो। लेकिन बाकी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया या कोई सर्वेलेंस वाली हो गई, वो सब क्या है? आर्टिफिशियल हो गई। तो सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसा मास जो किसी प्लेनेट के चक्कर काट रहा है विदाउट कंज्यूमिंग फ्यूल फॉर प्रोपल्शन। प्रोपल्शन के लिए उसको फ्यूल नहीं चाहिए। हो सकता है इंटरनल ऑपरेशंस के लिए उसको फ्यूल चाहिए हो, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके अंदर जो ऑपरेशन है, लाइट है, पंखा है या जो भी है, उसके लिए जो ऑपरेशंस के लिए जो बिजली चाहिए वो नहीं, वो एनर्जी की बात नहीं कर रहे। लेकिन उसको लगातार चक्कर काटने के लिए जो एनर्जी चाहिए या वेलोसिटी वो चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये पार्टिकल है, ये अर्थ के चक्कर काट रहा है, मान लिया कि ये वेलोसिटी है, तो ये कितनी वेलोसिटी से चक्कर काट रहा है? मैं कहता हूं सेंटर से आर डिस्टेंस पे है अर्थ, इसको क्या बोलेगा? भैया अंदर आ जाओ, सेंटर की तरफ आ जाओ यार मेरे, है ना, मैं तो प्लेनेट हूं यार, मेरी तो मान लो मैं बहुत भारी हेवनली बॉडी हूं मैं तो, सही है। ये कह रहा है ना भाई, मेरे पास तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वो क्या होती है? अंदर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होती है? GMM बाय आर। सही है ना, ये इधर जाना चाहिए ना ये इधर जाना चाहिए, ये तो ऐसे ऐसे चलना चाहिए। सही है, यानी कि जो ओवरऑल वेलोसिटी है वो इधर ही रहनी चाहिए, सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा ये। यस और नो? तो बोलिए दिस इज इक्वल टू दिस, तो GMM बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv नॉट स्क्वायर बाय आर। m से m कट जाएगा, v नॉट का वैल्यू √ GM बाय आर। व्हाट इज दिस आर? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से डिस्टेंस है ये नहीं होना चाहिए कि सर यहां से हो गया या यहां से हो गया या प्लेनेट का रेडियस बना। क्या लिखेंगे? सेंटर से डिस्टेंस। ओके, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे होगी उतना ही कम वेलोसिटी चाहिए उसको भाई, है ना। अर्थ के जितना नजदीक होगी उतना ज्यादा तेजी से घूमना पड़ेगा, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, है ना। और अगर बहुत दूर चला गया तो बोलो क्या होगा? उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। इतना कम भी हो सकता है कि अर्थ के बराबर ही हो जाए, है ना। जैसे इंडिया के ऊपर है कोई सैटेलाइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि अर्थ घूम रही है, वो भी उतनी ही स्पीड से चल रहा है कि वो हमेशा क्या रहे? इंडिया के ऊपर रहे। ऐसी सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी, है ना। मैंने कुछ आइडिया दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए यहाँ तक ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। Hopefully next class maybe we will complete this. Okay. Thank you for your time.